नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में अधिकतम लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और अब हमने रुख किया है हरियाणा का। आज हम पहुंचे हैं करनाल। इस वक्त हम करनाल के अटल पार्क में मौजूद हैं और करनाल से इस बार अभी तक के मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, अभी पूर्व मुख्यमंत्री लगा है मनोहर लाल खट्टर जी उनके नाम के सामने। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और उनके सामने कांग्रेस ने 31 साल के नाम है इनका, सॉरी, दिव्यांशु बुद्धिराजा, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। पंजाबी वर्सेस पंजाबी की लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होने जा रही है और इस रण में जननायक जनता पार्टी ने उतारा है, पानीपत के निवासी है देवेंद्र कादियान उनको, और एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन से यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा। 9 विधानसभा सीटों की ये लोकसभा है जिनमें जनपद करनाल और पानीपत की विधानसभा सीटें शामिल है। तो क्या माहौल है, क्या इस बार मनोहर लाल खट्टर यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं या फिर मतदाताओं के मन में कुछ और ही है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल वासन। तो सर, क्या माहौल आप देख रहे हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र में और किस तरफ इस बार लोगों का रुझान है? मैं तो बीजेपी का देख रहा हूँ, मोदी जी का। खट्टर जी जीतेंगे काफ़ी अच्छे मार्जिन से और साफ छवि के आदमी हैं, ईमानदार हैं, 9.5 साल सीएम रहे, कोई दाग उन पे है नहीं। खट्टर जी जीतेंगे, मनोहर लाल खट्टर जी। फिर ऐसी वजह क्या मान रहे हैं कि 9.5 साल तक वो सीएम रहे, उसके बाद अचानक से पार्टी ने परिवर्तन कर दिया यहाँ पे? पार्टी जो जिम्मेवारी देगी वो, बीजेपी में डिसिप्लिन है, वो वही निभाएगा। किसी को टिकट नहीं मिलता वो बगावत थोड़ी करता है। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उन्होंने स्वीकार कर ली, जब तक वो रहे ठीक है। अब नायब सिंह सैनी है, उनको जिम्मेवारी दे दी। अब खट्टर जी लोकसभा में जाएंगे। हमारे पास तो सर वीडियो वायरल हो रहे हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के, खट्टर जी का काफिला जा रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं। वो किसान यूनियन के थोड़े से लोग हैं किसान, वो करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, हरियाणा में भी करते हैं। उनका तो काम है यही, झंडे उठा के खड़े होना। आम वोटर ने वोट डालना है और समर्थन बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या शुभ नाम है आपका? नहीं, नाम तो बता, नाम तो बता। जी जी सर, आपको एक्सपर्ट बताया जा रहा है, क्या शुभ नाम है सर आपका? नहीं नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता बेटा। चलिए, नाम मत बताइए, लेकिन किन मुद्दों के किन मुद्दों के आधार पे इस बार वोट हो रही है सर यहाँ पे, वो तो बता दीजिए। नहीं प्लीज, आपने किस, नहीं मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अब तो रिटायर हो चुके होंगे आप। बेशक रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद फिर क्या फाउंडेशन आप पे रही? अच्छा, किस बात का डर है जो आप बोलना नहीं चाहते? वैसे ही बस मैं एक दिन पहले था बोला, बस अब बहुत बहुत बोल दिया उन्होंने, जो कह दिया बस ठीक है। होने वाला है वही जो कह रहे हैं भाई जी? शायद, हाँ, जो उन्होंने अपने हिसाब से कहा है बस ठीक। शायद में चीजें बदल भी सकती हैं क्या? अब क्या कह सकते हैं बेटा, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जनता है, इनका माहौल है अपना, जो किसी के दिमाग में आएगा वो ठीक है, ये बात। अच्छा, बहुत सारे वायदे कहा जा रहा है कि खट्टर साहब ने करनाल की जनता से किए थे, पूरे नहीं हुए। क्या नाम है सर? मैं गुलशन बिगलानी है मेरा नाम। खट्टर जी ने वादे किए थे, उसमें बहुत सारे पूरे भी किए उन्होंने, ऐसा बात नहीं है कि पूरे नहीं किए। और जैसे कि हमारे पहले एक साथी कह चुके हैं कि उनकी बड़ी छवि बड़ी ईमानदार रही है, उन्होंने ईमानदारी से काम किया उन्होंने। अब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी इधर की बात कभी उधर की बात। अपोजिशन पार्टीज तो फेलर दिखाते ही दिखाते हैं कि ये फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यहाँ पे तो खट्टर जी अपनी छवि तो है ही, साथ में जो मोदी फैक्टर है वो भी लोगों के दिमाग में बहुत है। क्योंकि ये सिर्फ खट्टर को वोट नहीं जा रहा, ये वोट जो है ना मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए भी जा रहा है। तो बाकी जो लोगों ने खड़े किए हैं कैंडिडेट, वो भी कहीं ना कहीं वोट आपस में बटेंगे, एक दूसरे के वोट काटेंगे ज़रूर। तो नुकसान इनको अगर थोड़ा बहुत कोई, पिछली बार ये मेरे ख्याल है हमारा जहाँ से जो एमपी था 5 लाख वोटों से मैक्सिमम शायद डिफरेंस उसी का था जो संजय भाटिया जीते थे।
तो हम ये मानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है तो मार्जिन कम हो सकता है बस। पिछली बार 5 लाख के मार्जिन जीते थे, अब 3 के जीत जाएंगे, 1 लाख से जीत जाएंगे, लेकिन जीत जाएंगे। मार्जिन घट रहा है ये आप मान रहे हैं, लेकिन जीत पक्की मान रहे हैं। मार्जिन हो सकता है घट जाए, जरूरी भी नहीं घटे, लेकिन अगर ऐसा कोई है भी एंटी इनकम्बेंसी कई दफ़ा हो भी जाती है, लोगों के मन में हो भी जाता है थोड़ा बहुत। 10 साल राज किया है तो कुछ ना कुछ लोग नाराज हो भी जाते हैं। उसके बावजूद भी उनका अपना जो ईमानदारी थी और फिर जो लोगों के मन में आके मोदी जी को सपोर्ट करना है, तो इसलिए वो डबल फैक्टर काम करता है मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। हो सकता है मार्जिन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जीत तो है। जीत मान रहे हैं आप? हाँ, आप क्या मान रहे हैं सर, जीत हो रही है या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पर इस बार नेगेटिव मार्किंग भी खट्टर जी को मिल सकती है? ऐसे है, देश हित में, राष्ट्र हित में बीजेपी को वोट देना चाहिए और हम बीजेपी को ही देंगे। और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, राष्ट्र हित के लिए यहाँ वोट बीजेपी को, मोदी साहब को जाएगा और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और जीतेंगे 100%। 31 साल के युवा कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव में उतारे हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा। कहा जाता है वही दीपेंद्र हुड्डा जी के, राहुल गांधी जी के क्लोज हैं, तो क्या मतदाताओं पर असर नहीं हो रहा है इसका? भी हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, बुद्धि राजा के बारे में। बुद्धि राजा के बारे में हो सकता है वो, अब मैंने तो पहली बार नाम सुना उनका, चलो मैंने सुन लिया। दूसरी बात ये होती है कि जब भी किसी कैंडिडेट की जीत होती है उसमें उसके जो लीडर कौन है ऊपर से, उसका बड़ा हाथ होता है। तो सेंटीमेंट मैं समझता नहीं कि राहुल गांधी के साथ हैं। जो ऊपर का सेंटीमेंट है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ नीचे। तो बुद्धि राजा भी यहाँ नए हैं। बुद्धि राजा भले ही पंजाबी हैं, लेकिन पंजाबियों को भी इतनी समझ तो है कि ये अगर हम बुद्धि राजा को वोट दे रहे हैं तो वोट किसको जाएगा, और ऊपर कोई सरकार का तो कोई हिसाब ही नहीं। जब सरकार का हिसाब ही नहीं तो बुद्धि राजा को ठीक है कुछ कट्टर वोट मिल जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा फ्लोटिंग वोट है, जो चेंज माइंड करके वोट देता है, इस बार ये नवा कैंडिडेट है, ये कुछ करेगा, तो मैं नहीं समझता वो उस तरफ जाएगा। पहले चरण का, दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि अब टीवी पे, चैनलों पे, बड़ी बड़ी रैलियों में बीजेपी के जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, अब 400 अब की बार 400 पार का नारा शायद गायब हो चुका है। देखो ये तो एक इमेज जो होती है, जहाँ तक वो 400 पार का नारा था, हो सकता है थोड़ा ओवर साइज नारा हो वो, लेकिन उसके पीछे तो है ना एक बूम तो बनाना ही पड़ता है ना। और अगर 400 पार हो भी जाए उसी बूम के अंदर तो जाता क्या है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये इसकी इलेक्शन की बात है, अभी आपने देखा होगा, अभी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि वोटिंग जो है वो 56-57% नहीं 66% की, क्या 63% के करीब हुई है, और पिछली बार से सिर्फ 3% वोट ही कम आया है। तो जहाँ तक 3% वोट कम आया, अपोजिशन तो ये सोच रही है कि हमारी बल्ले बल्ले हो रही है, बीजेपी का वोटर नहीं आया। ये किसको पता है कि वोटर किसका नहीं आया? क्या पता ओपोजिशन वालों का ही ना आया हो कि साल इनकी सरकार तो बननी नहीं, तो इनको वोट ही काहे को देने जाना है, छोड़ो। अच्छा, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन के 11 दिन बाद चुनाव आयोग घोषित कर रहा है चुनाव के जो मतदान के आंकड़े हैं उनको दोबारा से। बड़े सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और जाहिर सी बात है 11 दिन अगर चुनाव आयोग सिर्फ मतदान के आंकड़े घोषित करने में लगा रहा है तो परिणाम पर तो उसका असर फिर पड़ना। देखो एक बात है, मैं मानता हूँ कि आम पब्लिक को सारे प्रोसीजर पता नहीं होते, लेकिन जो लोग वोटिंग करवाते हैं, हमने तो इलेक्शन वोटिंग करवाए हैं, सब हैं, वहाँ पे जब पेटियाँ बंद होती हैं, सील होती हैं मशीनें, वहाँ पे जो उनके एजेंट बैठे होते हैं, अच्छी पार्टीज होती हैं, सब एजेंट वहाँ होते हैं। बीजेपी का एजेंट भी होगा, अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी तो उसका एजेंट भी होगा, कांग्रेस है तो उसका एजेंट भी होगा। जो मशीन सील होती है और उसको उसमें रखा जाता है, उसमें सारे एजेंटों के साइन होते हैं कि हमारे सामने सील हो गई। उसको बाद में कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे अलग किया जा सकता है? अदरवाइज वो साइन कहाँ जाएंगे, कैसे हो जाएंगे साइन? वो तो जहाँ एक बार हो गई। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये मोदी सरकार को इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ये किस इलेक्शन कमीशन ने, किस अधिकारी ने शरारत करी है कि ये इस खबर को दबाया है और इसको बाद में 10 दिन बाद किया। इसमें कोई शरारत तो नहीं है, ताकि लोगों को, अपोजिशन को बोलने का मौका मिल जाए कि ये देखो ये यहाँ गड़बड़ हो रही है। मैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप बता सकते हो क्या ऑब्जेक्शन है? ये ऑब्जेक्शन ये है सर कि 11 दिन बाद आज वोट पड़ी और आप 11 दिन बाद डिक्लेयर कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंट वो नहीं है जो उस दिन हमने बताया था, वोटिंग परसेंट ये है। नहीं, उसको आप क्लियर करो, डिक्लेयर करो कि उन्होंने क्या मेथड दिया है, वो पता है आपको? नहीं पता? नहीं, इस बारे में चुनाव आयोग की ना तो कोई प्रेस वार्ता, इस बारे में सुनिए सर, इस बारे में चुनाव आयोग की ना ही जानते हो आप लोग। आप 4 दिन से सुन रहे हो ना आप ये बात,
तो आप समझे हो, अखबार में भी आया, किसी ने आप मेरे को बता दो क्या ऑब्जेक्शन था? आप जो बार बार ऑब्जेक्शन ये है कि अगर आप आज वोटिंग हो रही है, आप 11 दिन बाद आज आपने कुछ आंकड़ा घोषित किया, आप 11 दिन बाद वो आंकड़ा चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप चेंज? नहीं, जो परसेंटेज का डिफरेंस आया है उसको आप समझे हो? आप समझे हो? नहीं समझे कोई? आप समझ गए होंगे, आप बता दीजिए। मेरा दिमाग ये कहता है कि जो वोट लिस्ट पहले थी उस आंकड़े के हिसाब से इन्होंने परसेंटेज कम बताई। जब इलेक्शन कमिश्नर ने इसको खोल के देखा अच्छी तरह, जो पिछले वोट की टोटल वोट था वो इस दफा कम है, उस हिसाब से परसेंटेज बढ़ी है। ये है, समझो आप बात, समझ तो गए आप? मैं नहीं समझ पा रहा सर, आप थोड़ा सा और डिटेल में समझा दो। आप हमारे यहाँ 19 तारीख को वोटिंग हुई और रात को 8:30 बजे आंकड़ा आ गया कि साहब आपके यहाँ आप 59% वोट हुई है। अब हमारे यहाँ 11 दिन बाद बताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंट हुई है 62%। ऐसे चेंज हो गया? नहीं, कैसे चेंज नहीं होगा? जब टोटल डिटेल में सारी स्टेटमेंट तैयार हुई, डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार हुए, तब उनको डिफरेंसेस का नजर आया, वो उन्होंने डिक्लेयर कराया कि इतने परसेंटेज नहीं, इतने परसेंटेज हुई है। सवाल ये तर्कसंगत बात करो, अगर चुनाव का प्रतिशत निकालने में ही एक अकेला, जी चलिए सर आप बता दें। जो ये कह रहे हैं भाई, टोटल जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोट मान लो 15 लाख है, और 15 लाख के हिसाब से जितनी पोलिंग हुई इन्होंने परसेंटेज निकाल दी। असल में वो 14 लाख थी वोटर लिस्ट में। अब 14 लाख का टोटल पोलिंग परसेंटेज निकालोगे तो वो तो बढ़ेगी, 15 लाख का लगाओगे तो कम होगी। वो असल में जो वोटर लिस्ट है वो इनकी मैच नहीं कर रही पिछली और अब की। वोट उसमें कटे हैं, जो नई वोटर लिस्ट है उसमें वोट कम है। मान लो किसी में 10 लाख थे तो वो 9.5 है, 9.5 की परसेंटेज है। ये इसीलिए इनको गलती लगी। थोड़े ना होगा कि मान लो इस चुनाव में हम पिछली वोटिंग परसेंटेज पिछली वोटर लिस्ट के हिसाब से परसेंटेज निकाल लेंगे। हैदराबाद सीट पे 5,40,000 रुपये, 5,40,000 बोगस वोट थे ओवैसी के, जो उन्होंने बनवाए हुए थे वो सारे कटे हैं इस बार। जो बोगस वोट थे वो छांट दिए हैं, सारे निकाल दिए बाहर। उस वजह से टोटल जो वोट हैं एक लोकसभा हल्के में वो कम हो गए, और परसेंटेज जब उसकी निकाली तो वो परसेंटेज बढ़ गई। समझ क्या? इस बार मान लो अगर परसेंटेज निकाली जाएगी, इस बार की जो वोटिंग लिस्ट है, इस बार के कुल वोटर कितने हैं उस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाएगी। पिछले चुनाव तीसरी बार थोड़ी गलती होगी, वो जो इलेक्शन कमीशन से जो भी गलती हुई है उन्होंने टैली सही किया नहीं, गलती तो है उनकी, उन्होंने मिलान सही किया नहीं। अब तीसरे फेज में थोड़ी वो गलती होगी। अब तो जो एक्यूरेट बताएंगे वो बताएंगे। और बड़े, अच्छा चलिए मैं आपकी बात भी बड़ी कर देता हूँ, लेकिन क्या इतने बड़े चुनाव में जिस चुनाव पे पूरी देश की और पूरी दुनिया की निगाह है, इस तरह की गलतियां मतलब वो उन्हें जायज माना जा सकता है? जांच करवानी चाहिए इसकी, क्या हुआ, क्यों हुआ, स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए भाई ये गलती क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी और आगे नहीं होगी, बताना चाहिए। तो मिली जुली राय यहाँ पे है, मिली जुली राय क्या सॉरी, यहाँ तो लगभग एक तरफा से माहौल यहाँ फिलहाल दिखा बीजेपी के पक्ष का, लेकिन क्या यही जनमत है करनाल का या चीज़ें इससे अलग भी है, उस बारे में हम लोगों से भी चर्चा करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहोगे? आपके ईवीएम पे कुछ बात कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम भी 8-9 इलेक्शन पे मैं जाके आया हूँ। मशीन में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, बस ये मैं चैलेंज है मेरा, बस कि मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब अपोजिशन बोलती है वो ठीक है, उनकी सोच है, एक तो हुए नहीं ये और उस पर लगाते हैं ये। हाँ, अब ये देखो ना, अब यहाँ पंजाब में इलेक्शन हुआ है तो आप पार्टी ने वहाँ सारी सीटें हैं जीती, पीछे दिल्ली में हुआ था। तो ये मतलब कहने का है कि ये एक प्रोपगंडा है, वोटर अब इतना बेवकूफ़ है नहीं, मशीन में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, बस बात खत्म। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम MP सिंह है जी। सिंह साहब, क्या माहौल आप करनाल लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं अभी? एक तरफा बीजेपी, क्योंकि जो पिछले 10 साल में हुआ है वो उससे पहले 60-65 साल में नहीं हुआ है।
मैं 70 छूने जा रहा हूँ, 69 में चल रहा हूँ। और मैं 5 साल का भी मुझे इतना ज्ञान था जो आज मैं 70 साल का, मैं पूरा ट्रेंड देखा मैंने। नौकरियाँ, मुख्यमंत्री लिस्ट बनाते थे, मंत्री उनको भर्तियां करते थे हर चीज़ पे। और जो क्या बोलते हैं अपना ट्रांसफ़र कराना है तो पैसे, नौकरी है तो पैसे, सिफारिश। हम भुगत भोगी हूँ। 72 में मैंने 10वीं करी थी। मेरे साथ के फेल्योर सारे के सारे यहाँ पे 3 बार के फेल्योर, सब कोठी बंगले कार नौकरियाँ लेके बैठ गए, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिली। अपने दम पे मैंने एयर डिफेंस के लिए ट्राई करी। मैं एयरफोर्स में गया, वहाँ से रिजर्वेशन होने के बाद भी 1990 में मैं रिटायर होके आया। 1990 से लेके सितंबर 93 तक मुझे भर्ती नहीं होने दिया, बीइंग रिजर्व कैटेगरी। कारण ना मेरे पास सिफारिश थी, पैसा मैंने दिया नहीं किसी को, और सब जितने से तो वो मतलब वो जो कालखंड था ना, वो जो एक्चुअल जो कलयुग था ना, वो ख़त्म हो गया है। और बीजेपी के 10 साल में ये सतयुग आया हुआ है, और इससे आगे इससे बढ़िया ही बढ़िया होगा जब तक ये सरकार चलती रहेगी। अभी कोविशील्ड का मामला आ रहा है सर। टोटली कोविशील्ड में क्या है कि हमारी जीडीपी से ब्रिटेन, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इवन दो वो हमसे डेली मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, लेकिन उनको सबको ये खतरा हो गया कि इंडिया इज़ गोइंग फास्ट एंड टुमारो ही विल बी ऑन टॉप। तो इट्स ए इलेक्शन स्टंट, उसमें पाकिस्तान भी आ गया। इवन दो पाकिस्तान तो दूर है, हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे अपोजिशन है उनको ये लग रहा है कि हम तो ख़त्म हो चुके हैं। ये अपोजिशन, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, और जितने भी हैं, और बाकी लोकल दल हैं, सबका, और पाकिस्तान, इंग्लैंड और ब्रिटेन, आई मीन टू से USA, अमेरिका, ये सब उनका इलेक्शन स्टंट है। अदरवाइज कोविशील्ड का कोई वो नहीं है। आप एक बात, चाइना तो है ही है टॉप में, चाइना तो है ही है। एक बात बताइए, पेंसिलिन एक टिक्का बना था, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। चेक करके दिया जाता, कोई भी एलोपैथी की दवाई लो, उसका आफ्टर इफेक्ट होता ही होता है, लेट इट बी एनी डैम थिंग। तो इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ इन्होंने इलेक्शन, अभी तक की जो है हमने 110-120 देशों को इतने वो दवाइयाँ भेजी हैं, और पूरी दुनिया, हम 140 करोड़ थे, अपने देश को बचाया, 110 देशों को बचाया। और उनको यही है कि अब ये इलेक्शन स्टंट पे जो है ना, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे ये किया है, ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, कोई आप उसका नुकसान नहीं है। हम बिल्कुल, मैंने बूस्टर डोज भी लिया है, मैंने बूस्टर डोज भी लिया है, पहले की वो फर्स्ट एंड सेकंड भी लिया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्वामी रामदेव जी की 14 प्रोडक्ट पर रोक लगा रहा है, उनकी आई ड्रॉप पे रोक लगा रहा है। सरकार, कहा जा रहा है कि भाई लोगों की सेहत को बड़ा नुकसान वो पहुंचा रही थी, और सरकार की तरफ से इस मामले में 1% भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नॉट ओनली अपना रामदेव जी को, उसने IMA को भी फटकार लगाई है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी मेडिसिन और आपका जो है उनके कितने भी गलतियां हो रही हैं। उसने साथ के साथ उसको भी, IMA को भी फटकार लगाई है कि आप भी सजग नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी भी दवाइयाँ आपकी गलत चल रही हैं। तो ये तो जो भी गलत करेगा, लेट इट बी एनीबॉडी, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, इवन तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं गलत करूँ तो आई शुड बी पेनलाइज्ड, मैं उसके लिए तैयार हूँ। कहा जा रहा है कि भाई ED की कार्रवाई के माध्यम से फंड जुटाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ ये भी टोटल जो है ना, क्योंकि अपोजिशन को अब लग रहा है कि हमें कोई रास्ता नहीं है बचने का। उनको तो कुछ भी हजम नहीं है, ना CBI हजम है, ना उनको ED हजम है। इवन तो बाकी तो छोड़ो, वो उनको तो डिफेंस जो ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन्होंने तो उसके ऊपर सवाल उठा दिया, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिया। और वो यहाँ तो किसको बख्शेंगे, जब वो अपनी सेनाओं को नहीं बख्शा तो यहाँ तो बख्शने का मतलब ही नहीं है। अब तो पाकिस्तान भी मान रहा है, दुनिया मान रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और हमने अपने जवानों का जो उन्होंने अत्याचार किया था उसका बदला लिया है। पूरी दुनिया मान रही है, इवन अपोजिशन मान रही है, कांग्रेस मान रही है, कम्युनिस्ट मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, नहीं तो नहीं कर ना, ये तो पूरा इलेक्शन स्टंट है। ED तो सरकार के अधीन में है, ED तो विपक्ष के पास नहीं है। ED के छापे लगते हैं, फिर 500 करोड़ के फंड बीजेपी को मिलते हैं। के बारे में ये अपोजिशन सारी ED
कोर्ट में गई थी, कोर्ट में गई थी। इलेक्शन स्टंट की वजह से ईडी, इनको कुछ भी हजम नहीं है। इवन दो ये देखो ना, आपने 1975 में जब पूरी की पूरी जुडिशरी को हैंडीकैप कर दिया था, पूरी जुडिशरी को हैंडीकैप कर दिया था, उस टाइम न्यायपालिका को खत्म कर दिया था। आज इनको ईडी पे भी शक होने लग गया। वो था कलयुग। तो अब सवाल ये है कि ईडी का छापा लगता है, कंपनी 500 करोड़ रुपए के फंड बीजेपी के कोष में जमा करा देती है। फिर अगर वो कोष वाला ले ले, पहले तो खरबों खरबों रुपया नंबर 2 में जाता था। आज एटलीस्ट उसका रिकॉर्ड है, जिसको पास भी गया और जिसके पास भी गलत गया, वो लेट इट बी फ्रॉम एनी पार्टी, वो पेनलाइज होगा। उसमें कोई भी, वो पिक्चर क्लियर है, साफ सुथरा है। पहले तो नंबर 2 में जाता था, अब तो नंबर 1 में जा रहा है। वो किसको नहीं जाता। इवन दो साउथ की जो अपनी पार्टियां हैं, उनको देखो आप, उनको अगर एवरेज निकाली जाए, यहाँ 303 को इतनी अमाउंट नहीं गई जितनी वहाँ 20-20, 30-30 को गई। एवरेज निकाला गया तो उनकी एवरेज फंड उनको ज़्यादा गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा फंड जो मिला है वो मिला है भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में। लेकिन नहीं, आपने एवरेज नहीं देखी उसकी। एवरेज अगर 303 के सांसद 303 है, उसकी एवरेज निकाला जाए तो वो तो समझो 10,500 समथिंग बैठते हैं, और उनको पड़ते हैं जो है ना 20-20, 30-30, तो डबल ट्रिपल पड़ता है। एवरेज निकाल के देखिए ना, इनके सांसद कितने हैं और वो फंड कितना आया है, और उनके सांसद कितने हैं, कितना फंड आया। अगर उसकी एवरेज निकालेंगे तो उनके पास ज़्यादा फंड आया है। निकाल के देख लो, मैंने कैलकुलेशन की हुई है। तो आपके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं हो रहा? कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी गलत। बाबूजी बताना, गलत तो तब हुआ था ना, पूरी जुडिशरी हैंडीकैप हो गई थी, पूरी अपोजिशन को अंदर कर दिया था। पूरे देश में जो है ना कोई भी नहीं बचा था, जो भी बोल रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उस टाइम तो ये मीडिया की भी ये भी हिम्मत नहीं थी किसी अपोजिशन वाले की कोई इंटरव्यू ले ले, वो क्वेश्चन पूछ लें। आज आप भी फ्री होकर घूम रहे हैं, उस टाइम तो हिम्मत नहीं थी। बड़े बड़े जितने भी अपने सेनानी थे वो भी सब अंदर कर दिए थे, जुडिशरी भी हैंड, सब सिर्फ जो ना मार्शल लगा के। 50% लोग हिंदू निकल के अखबार में नहीं आया था। अखबार में नहीं आया। JNK में कितने आदमी थे जब वो कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए? लाखों आदमी निकले, लाखों आदमी ने, क्योंकि वो टाइम मीडिया था ही नहीं। एक ही चैनल था, दूरदर्शन था, जो कह दिया सरकार ने वही ये सही है। आज तो देखो ना, आपको भी कितनी छूट है। प्राइवेट चैनल कितने हैं, प्राइवेट पेपर कितने हैं। उस टाइम न्यूज़पेपर भी 2 दिन थे, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स, वो भी गवर्नमेंट ओन्ड थे, वो भी गवर्नमेंट के वालों के थे। लेट इट बी एनी रूलिंग पार्टी, चाहे वो कांग्रेस थे, कम्युनिस्ट थे। 2 पेपर थे और दूरदर्शन था, और अपना सिर्फ 3 जो कहते थे वही था। आज तो हर जगह मेरे को इतनी छूट है कि हर कोई आराम से, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। उस टाइम तो ये भी हिम्मत नहीं होती कि मैं मीडिया के सामने का कहीं भी बोल सकता था। डर लगता था, पता नहीं मेरे को उठा के लेके जाएंगे और मेरा मर्डर कर देंगे। ये लोग मीडिया वाले क्वेश्चन ही नहीं कर सकते थे। मीडिया छोड़ ही रखा था, जिसने किया वही। 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हो गया, और पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यकाल में नहीं की। समझा नहीं। फर्क क्यों नहीं पड़ता सर? जनता के जो सवाल है उनसे पूछे जाएंगे, उनका वो जवाब देंगे। जो शंकाएं है जनता के मन में, उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे, वो जवाब देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की। बोलिए सर। कई दफा करी है अपना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ये सवाल नहीं है। क्यों सवाल नहीं है सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम ही नहीं है इतना। क्यों नहीं है समय? 24 घंटे अगला काम कर रहा है, 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ रेस्ट करता है। वो कॉन्फ्रेंस ही करता रहेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्या कह रहे हैं, रोज करें, लेकिन 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बाकी देते हैं। बाकी जब अब अपना विदेश मंत्री क्या नाम है, जयशंकर, उन्होंने अभी दी है। प्रधानमंत्री जी। अब मैंने अखबार में देखा कल, GST का इतना पैसा है, 2 लाख करोड़ से भी ऊपर है। तो ये मोदी जी का काम है ना। हम तो अंदर कार्ड बात रहे हैं अगर, हम वैसे नहीं कर रहे। हमें तो, हम राजनीति तो है नहीं। ये सामाजिक समझ आप रखते हैं सर? GST नहीं, मैं कह रहा हूँ सामाजिक समझ आप रखते हैं। और जब GST लागू कर दी गई, साल 6 महीने तक तो लोगों को यही नहीं पता चला भाई किस चीज पे कितना टैक्स है। लोगों तो बाबूजी देखो, ये थोड़ा हमारा वोटर जो है, जो लोग हैं, वो इतने ज्यादा समझदार नहीं है।
गांव में तो कुछ ऐसा है नहीं। सरकारी अधिकारी बताने को तैयार नहीं थे कि भाई किस चीज पर कितनी जीएसटी ऐसा लगी। कुछ देखो, मेरी बात सुनो, एक मिनट ठहरो, इस टाइम कुछ ये बातें में कुछ दम नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जीएसटी का पैसा बहुत आ रहा है, ये डेवलपमेंट हो रही है, हम एज पर रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट है ना किसी के हक में है। अब जो रियलिटी है किसी के हक में जाएगी तो वो जाए, चाहे कोई हो, तो ये बात है। तो अच्छी खासी राय करनाल के लोगों ने रखी है हर तो मुद्दे पर ऐसी लगभग। राय आपको सारे शहर में नहीं मिलनी है, ये भी हमारी गारंटी है। आप घूम लो, आप करनाल में घूम लो, ऐसा बेंच आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्पष्ट आदमी है सारे यहाँ। हाँ, ये बात। अब मारे को आप ना जी। मतलब ऐसे क्या कहना चाहेंगे सर? एक मिनट। 6300 करोड़ मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और जबकि डीएमके को केली को 1100 करोड़ मिला, जय इसको क्या नाम है ममता को 1400 करोड़ मिला। तो आप ये देखिए, एक स्टेट की पार्टी 1400 करोड़ रुपए, और बीजेपी कितने स्टेट की पार्टी है, तो क्या ये नहीं है। उस रेशो में क्या ज्यादा है ये? सवाल ये नहीं है सिर्फ कि उनका प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मैं आपको, सीधी सी बात है, आप ये बात मान के चलो, जो सत्ता में होगा लोग उसको देंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर किसी ब्रांच के मुखिया हो ना, आप कहीं भी सर्विस कर रहे हो और आपको कोई गिफ्ट देने आ गया, चलो दिवाली का गिफ्ट देने आ गया, कुछ ऐसे मिठाई लेके आ गया, आपका डब्बा, अगर आप मुखिया हो ना तो आपका डब्बा कुछ अलग होएगा, और जो नीचे बाबू बैठे हैं ना उनका डब्बा कुछ अलग होएगा मिठाई का। तो ये जो सत्ता में सरकार है उसको बेनिफिट मिलता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप तो उस काल को बड़ा अच्छा समझ रहे हो जब कांग्रेस के बोरे बोरे भर के आते थे बेंचो अंधेधुंध, पता नहीं कौन कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा। आज ये बात आ रही है तो अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट का चलिए, हम उसने जो डिसीजन दिया उसको हम मान्य करते हैं, उनको इज्जत रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर गड्ढे में पत्थर पर पिछली तरफ ले जाके छोड़ दिया। इसमें कुछ सुधार करवाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि उसमें सुधार करवाता कि ठीक है ये हमें इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसको अभी बंद करो कुछ दिनों के लिए, इसमें कोई चंदा नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ सुधार करो, फिर उसको देखते हैं कैसे करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता। अब फिर ये उस पर आ गए, पुरानी उस पर कि ठीक है भाई बोरे भर के ले आओ, सालों को कहीं गोदामों में डालेंगे, फिर चलेगा, फिर वही नकद कैश आना शुरू हो जाएगा। अब तो डिजिटल पेमेंट हो रही थी, अब फिर वही कैश के बोरे आने शुरू हो जाएंगे। क्या होगा? हो सकता है सरकार नहीं आए उसके बाद उसका फिर कोई हल निकाल दे, वो एक अलग बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो ठीक है, बड़े मान्य जज हैं, उन्होंने फैसला दिया है, लेकिन उनको इसका हल भी देना चाहिए था साथ में। बीमारी तो कह दी बीमारी है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं किया।